Now class, this is our second chapter, money and banking. So here topic is the evolution of money. एवोल्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। मनी की शुरुआत, एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, द प्रोग्रेस इन अ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि क्रमागत प्रोग्रेस या उन्नति को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह पैसे की शुरुआत हुई थी, उस चीज़ को हम देखेंगे आज यहाँ। अब देखिए देयर इज नेक्स्ट सेंटेंस, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यू नो वेरी वेल, इज द वेल नोन सेंटेंस कि नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत किसी भी इन्वेंशन की मदर होती है, ठीक है। द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स लेड टू एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो गुड्स को एक्सचेंज करने की जब जरूरत पड़ी तो पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। अब यहाँ पर शुरुआत इस चीज़ से होती है कि मनी या पैसे करेंसी नोट या पेपर नोट जब नहीं थे तो क्या होता था, उससे पहले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो मनी इज एवोल्यूटेड थ्रू। अब मनी का एवोल्यूशन किस माध्यम से हुआ था, देखिए थ्रू कमोडिटी मनी। पहला तो हमारा है देखिए कमोडिटी मनी। कमोडिटी मीन्स क्या होता है, कोई वस्तु या कोई चीज़ या गुड्स, वो एक कमोडिटी मनी हो गया। किसी के पास प्रॉपर्टी है, अगर 10 लाख रुपीज़ का प्लाट पड़ा हुआ है तो वो एक कमोडिटी मनी है, ठीक है। गुड्स है, आयरन है, ओल्ड मटेरियल्स है, वो कितने रुपए का है, तो वो हमारा क्या है, कमोडिटी मनी। अब है देखिए मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी उसको कहा जाता है, देखिए मेटल्स, ऐसे कॉइन्स जो मेटल से बने होते हैं। कॉइन्स हम जो दिन रात यूज कर रहे हैं, कॉइन्स कंटिन्यू, तो कॉइन्स 1 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन्स होते हैं, तो वो मेटल से, तो मेटेलिक मनी कहलाएगा वो। और उसके बाद पेपर मनी जो पेपर फॉर्म में है, ठीक है, नोन एज द पेपर मनी। नेक्स्ट वन इज द बैंक मनी, ऐसा मनी जो हमारे पासबुक में प्रिंटेड है और बैंक में सबमिट है, पैसा बैंक में जमा है तो बैंक मनी कहलाता है वो। अब देखते हैं, मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम। तो मनी एक ऐसी चीज़ है जो मॉडर्न टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन रहा, यानी कि सबसे ज़रूरी आविष्कार है मनी मॉडर्न टाइम का, ठीक। ह्यूमन बीइंग पास थ्रू अ स्टेज व्हेन मनी वाज नॉट इन यूज। अब ह्यूमन बीइंग क्या है, हम मानव लोग ऐसे हैं जो उस स्टेज से गुजरे हैं जब मनी यूज नहीं होता था, पैसा था ही नहीं किसी ज़माने में। तो किस तरह हम परचेजिंग करते थे, शॉपिंग करते थे। तो ये प्रोसेस था कि गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर कई सिस्टम थे, किस तरह का मनी हमारा है। पहला है देखिए बार्टर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स। अब यहाँ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, तो किसी वस्तु के बदले में वस्तु को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, बार्टर एक्सचेंज। अब सेकंड वन क्या है, देखिए बैंक मनी होता है हमारे पास। तो बैंक मनी और क्रेडिट मनी, या उसको क्रेडिट मनी कहते हैं, बैंक मनी। जैसे कहते हैं लोगों के पास बैंक बैलेंस है, उसके बाद बहुत बैंक बैलेंस पड़ा हुआ तो वो बैंक मनी है। तो ये किस फॉर्म हो सकता है, चेक के फॉर्म में, ड्राफ्ट के फॉर्म में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा, इसके फॉर्म में हमारे पास बैंक मनी होता है। ठीक क्लास। अब नेक्स्ट वन प्लास्टिक मनी क्या है। प्लास्टिक मनी जो हमारे पास डेबिट कार्ड होता है, नोन एज द प्लास्टिक मनी। उसके बाद देखिए ई मनी की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट या डेबिट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हम पैसा जब करते हैं, अक्सर करंट टाइम में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू गूगल पे या मोबाइल पे से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मनी एक्सचेंज होता है, तो इसे ई मनी भी कहते हैं। तो ये 4 मेजर फॉर्म्स हैं मनी की। अब उसके बाद हम आते हैं देखिए बार्टर। बार्टर मीनिंग एंड इट्स इनकन्वीनियंस। बार्टर का मीनिंग क्या है और इसकी क्या क्या इनकन्वीनियंस हैं, क्या क्या हमें असुविधाएं होंगी इस बार्टर सिस्टम में। तो क्या है देखिए बार्टर, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। मनी का यूज किए बिना गुड्स का सीधे एक्सचेंज करना, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ परचेज कर लेना, पैसे का यूज किए बिना हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, इसको क्या कहेंगे, बार्टर एक्सचेंज। या इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडियम ऑफ मनी, या ऐसा इकोनॉमिक एक्सचेंज जो मनी के मीडियम के बिना किया जाता हो
आर रेफर टू एज बार्टर एक्सचेंज, उससे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। अब इस तरह देखिए सीसी इकोनॉमी क्या होता है। उस ज़माने में जो इकोनॉमी सिस्टम था हमारा वो सीसीई इकोनॉमी होता था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। सीसी फॉर क्या होगा, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। इट मीन्स कमोडिटी मीन्स वस्तु होती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स नोन एज द सीसीई इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी उस एंसेंट टाइम में होती थी। अब क्या होता है, व्हेन अ वेबर गिव्स क्लोथ टू फार्मर इन रिटर्न ऑफ फॉर व्हीट। तो सीसी इकोनॉमी में क्या है कि कोई वेबर फार्मर को कपड़े दे देता है, किसके बदले, रिटर्न ऑफ व्हीट। ऐसा बुनकर होता था जिसे गेहूं की ज़रूरत थी और उसके बदले फार्मर को भी कपड़े की ज़रूरत थी, तो फार्मर को वो कपड़ा दे देता है और वेबर को गेहूं मिल जाते हैं। तो गेहूं के बदले कपड़े और कपड़े के बदले गेहूं एक्सचेंज हो गए। तो ये क्या हो गया, सीसी इकोनॉमी। अब इसकी इनकन्वीनियंस क्या हुई या डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज की डिफ़िकल्टीज क्या हैं उसको जानते हैं। देखिए ट्रेडिंग कॉस्ट्स। अब यहाँ बात आती है ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें वेबर को गेहूं चाहिए होगा, ठीक है, कपड़ा बुनने वाले को गेहूं चाहिए, तो कपड़ा बुनने वाले को ऐसे फार्मर की तलाश करनी पड़ती थी जिस फार्मर को कपड़ा चाहिए होगा गेहूं के बदले। तो कितना मुश्किल होगा ऐसे पर्सन को सर्च करना जो गेहूं के बदले यानी कपड़े के बदले मुझे गेहूं दे देगा। तो वेबर, क्लोथ और फार्मर्स। तो ट्रेडिंग कॉस्ट, अब उसे वेट भी करना पड़ सकता है, सर्च करेगा 2-4 दिन ढूंढेगा उसको, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, कपड़े की कीमत घट सकती है, गेहूं के रेट बढ़ सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब द ट्रेडिंग कॉस्ट का क्या कहा जाता है, ठीक है, द कॉस्ट फॉर एंगेजिंग इन ट्रेड। तो ट्रेड में जो कॉस्ट एंगेज होती है, ट्रेड में कौन कौन सी कीमत एंगेज की जा रही है। अब फर्स्ट वन देखिए, सर्च कॉस्ट, सर्च ऑफ सुटेबल पर्सन टू एक्सचेंज गुड्स। तो गुड्स एक्सचेंज करने के लिए एक सुटेबल पर्सन की तलाश क्या कहलाती है, सर्च कॉस्ट कहलाती है। अब दूसरा देखिए डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग रेफर्स टू टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को रेफर करता है स्पेंट ऑन सर्चिंग फॉर द रिक्वायर्ड पर्सन। किसी रिक्वायर्ड पर्सन को सर्च करने में जो हमारा टाइम खर्च हुआ है उसे डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग कहेंगे। ये टाइम 5 डेज, 2 डेज, 10 डेज तो हो सकते थे, लोगों को वो पर्सन नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था जो हमारी गुड्स के बदले हमारी ज़रूरत की गुड्स हमें दे देगा, ठीक है। मतलब वही बात आ जाती है कि कपड़े वाले को ऐसा पर्सन बहुत मुश्किल से मिल पाता था जो गेहूं के बदले कपड़ा खरीदना चाह रहा है। तो दोनों को एक इस पर्सन की सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो यही सब ट्रेडिंग कॉस्ट कहलाएगा, सर्च कॉस्ट अलग हो जाती थी और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब एक क्लास हम नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम देखिए इस समय वहाँ पर चल रहे हैं जब पैसा नहीं था, कोई भी कोइन या पेपर करेंसी नहीं होती थी, सिर्फ गुड्स होती थी लोगों के पास। तो पैसे के बिना कैसा जीवन था लोगों का। फर्स्ट वन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कमी होना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, दोहरी ज़रूरत का संयोग होगा एक तरह से। फिर वही बात, गेहूं और कपड़ा, कपड़े वालों को गेहूं की ज़रूरत है और गेहूं वालों को कपड़े की ज़रूरत है, तो एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहलाएगा। वो दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं एक दूसरे की वस्तु से, तो यही इसी को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। अगर दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हैं, गेहूं वाले को कपड़ा नहीं चाहिए होगा, उसे कुछ और चाहिए, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं हो सकता। अब क्या है देखिए, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, लैक मीन्स कमी होना। तो ऐसे डबल कोइंसिडेंस कमी होती थी। अ सिचुएशन व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स। तो ऐसी सिचुएशन जब ए के पास वो चीज़ होती है जो बी चाहता है, टू बाय खरीदना चाहता है, एंड बी हैज और बी के पास वह सब कुछ होता है व्हाट ए वांट्स टू बाय, जो ए खरीदना चाहता है। तो दोनों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती हैं वो डबल कोइंसिडेंस होता है और इस चीज़ की कमी हो जाती है। तो यही तो एक प्रॉब्लम है बार्टर एक्सचेंज की। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है,
लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक मीन्स भी कमी, तो कॉमन मेजर, मेजर मीन्स मापना होता है, वैल्यू को मापने की एक कॉमन मेजर की कमी किस तरह होती थी। ईच आर्टिकल मस्ट हैव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज देयर आर अदर आर्टिकल्स, तो हर एक आर्टिकल, हर एक वस्तु की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं जिस तरह की दूसरे की होती हैं। फॉर विच इट इज़ टू बी एक्सचेंज, जिसके लिए इसको एक्सचेंज किया जाना है। तो हो सकता है कि कितने कपड़ों के बदले कितना गेहूँ दिया जाए, गेहूँ महंगा हो सकता है कपड़े के कंपैरिजन में, तो ये एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मेजर करने की कमी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम आती थी कि वो कहेगा कि 10 मीटर कपड़े के बदले मैं इतने क्विंटल गेहूँ लूँगा, तो गेहूँ वाला कहेगा मेरा गेहूँ महंगा है, कपड़ा सस्ता है, तो ये एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की कमी हो जाएगी। ठीक। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि विलंबित पेमेंट कहलाता है, तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की कमी। इसमें क्या है, डिसएग्रीमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड, तो गुड्स की क्वालिटी के बारे में दोनों पार्टियां असहमत होती थी। डिसएग्रीमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की क्वालिटी को लेकर के सहमत नहीं होते थे, तो ये प्रॉब्लम आती थी। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरिंग वेल्थ, वेल्थ को स्टोर करने में डिफ़िकल्टी होना। जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास, जो भी अनाज होगा, कपड़ा होगा, शूज होंगे, उसे इकट्ठा रखें तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो ऑल गुड्स मे नॉट बी एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो सभी गुड्स एक्सचेंज के मीडियम के रूप में एक्सेप्ट नहीं होती थी। कैटल, व्हीट या पोटैटोज एक्सेट्रा, जानवर हो गए, गेहूँ हो गया, आलू हो गए, तो एक बार में अब किसी को अपना 10 कुंटल आलू आज ही बेचना है, लेकिन 10 कुंटल आलू के बदले उसे वही चीज़ तो चाहिए उससे जो रिक्वायरमेंट है, तो एक साथ नहीं मिल पाएंगे वो, तो इसको स्टोर कैसे करें, ये प्रॉब्लम थी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी की कमी क्या होती है, देखिए डिविजिबल मीन्स होता है डिवाइड करना। किसी भी एसेट को एक ही जगह एक ही पर्सन ले सकता है, कुछ ऐसे एसेट होते हैं, जैसे कि कहा जाएगा इफ़ अ हाउस होल्ड वांट्स टू सेल हिज काउ, अगर एक परिवार अपनी गाय बेचना चाहता है, एंड गेट इन एक्सचेंज क्लोथ, और बदले में क्लोथ चाहता है वो, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ हिज काउ, अपने गाय की यानी आधी गाय की आधी कीमत के बराबर पैसे के वो क्लोथ चाहता है। ही कैन नॉट डू सो विदाउट किलिंग हिज काउ, तो ये तो बिना गाय को किल मारे बिना नहीं कर सकता, तो गाय को आधी गाय है तो नहीं दी जा सकती किसी को, तो डिवीजन की कमी हो गई। यानी कि पूरी बात फिर समझेंगे आप कि गाय के बदले कोई कपड़ा तो चाह रहा है, लेकिन गाय की आधी कीमत के बराबर चाह रहा है, तो पूरी काऊ के बदले बहुत ज़्यादा कपड़ा मिलेगा तो नहीं चाहिए उसे, तो गाय को काट के आधा नहीं किया जा सकता। ये बहुत तरह की प्रॉब्लम होती थी। इन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद तभी तो कॉइन और करेंसी नोट्स, मनी, पेपर नोट्स का इन्वेंशन हुआ। तो इसलिए कहा गया था नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।